ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज़ाद कश्मीर की सियासत पे गुफ्तगू होती है, अवामी मसाइल पे मबनी व्लॉग्स में मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या मसाइल हैं और उनका हल कैसे मुमकिन है। आज़ाद कश्मीर में आजकल सियासी मंजरनामा फिर से गर्म है, चूँकि दो इंतखाबी हल्काजात में मीरपुर और चड़ोई में 10 अक्टूबर को पोलिंग होने जा रही है। आज आज़ाद कश्मीर में बिलावल भुट्टो ने विज़िट किया, कल अली अमीन गंडापुर और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद हाकान अब्बासी भी विज़िट करेंगे, जबकि PTI के सदर तनवीर इलियास भी आज चड़ोई के हल्के के विज़िट पे थे। इसी तरह आपको बताता चलूँ कि आज गुफ्तगू होगी आज़ाद कश्मीर असम्बली में। जो गुफ्तगू हुई थी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, वो बड़ा अहम मामला है। गुज़िश्ता कई हुकूमतें उस मामले को कमेटियों के सुपुर्द करती थी। इस हुकूमत ने भी एक कमेटी कायम कर दी है जिसके सरबराह वज़ीर बल्दियात ख्वाजा फारूक हैं, और कमेटी क्या करेगी, इसके अलावा इंतखाबी सरगर्मियाँ तो डिस्कस होंगी। सरदार तनवीर इलियास के साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात हुई थी गुज़िश्ता दिनों, और उस मुलाकात के बाद कहा यह जा रहा है कि बर्फ़ पिघली है सरदार तनवीर इलियास ग्रुप की तरफ से, और सरदार तनवीर इलियास को राज़ी कर लिया गया वज़ीर इंडस्ट्रीज़ बनाने पे, और वो महकमा ऑलरेडी आज़ाद कश्मीर हुकूमत में चौधरी मकबूल गुजर के पास है, और वो ब्रीफिंग भी ले चुके हैं। इन तमाम बातों पे, इन तमाम सारी सूरत हाल पे आज हमें ज्वाइन किया गुफ्तगू करने के लिए सीनियर रियासती तजियाकार हैं, चीफ एडिटर हैं रोज़नामा जम्मू कश्मीर के आमिर महबूब साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर साहब वेलकम कहूँगा। सियासी मंजरनामा अब कुछ दिन रह गए हैं, दो हल्का जात में इंतखाबात होंगे, पोलिंग 10 अक्टूबर को होगी। आज कोटली में बिलावल भुट्टो गए, तो कल मीरपुर में शायद हाकान अब्बासी जाएंगे, आज चड़ोई में PTI के सदर अपनी टीम के साथ मौजूद रहे, तो कल अली अमीन गंडापुर भी जाएंगे। मुझे इन दो नशिस्तों में से PTI के पास एक नशिस्त नज़र आ रही है, आप अपने तजिए में क्या कहेंगे? मुझे बज़ाहिर तो यही लगता है कि मीरपुर में बैसर सुल्तान के साहबजादे चौधरी यासर सुल्तान साहब की को वाज़े बरतरी हासिल है, और चड़ोई के हल्के में जो है वो चौधरी यासीन साहब को जो है अभी तक बरतरी है हमारे नुक्ता नज़र से। जो यासीन साहब एक तो इलेक्शन बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, दूसरा ये बात है कि उनकी तरफ से पूरी कंसंट्रेशन है। बाकी अगर धांधली ना हुई तो बज़ाहिर यही रिजल्ट लेते हैं कि अगर हुकूमत ने कोई ऐसी धांधली की या कोई ऐसी सूरत हाल ना हुई तो बज़ाहिर ये लगता है कि जो यासीन साहब के साहबजादे इलेक्शन जो अभी तक इलेक्शन पोल्स हैं उसके मुताबिक, और अब ये देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा चड़ोई के हल्के में ये है कि एक जब वफाक में हुकूमत हो और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत हो तो उसके असरात जो है वोटर्स के ऊपर भी होते हैं। दूसरी ये बात है कि चौधरी यासीन साहब के हल्के में उनकी आवाम जो है वो, क्योंकि चौधरी यासीन साहब खुद वो असम्बली में पहुँचा चुके हैं, तो ये फैक्टर है। ये जो दो चीज़ें जो है नेगेटिव हैं कि चौधरी यासीन साहब के हक में नहीं जाती। अदरवाइज बज़ाहिर चौधरी यासीन साहब को किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता, और चौधरी यासीन साहब को अखलाकी भी बरतरी हासिल है और नफ्सियाती बरतरी भी हासिल है। लेकिन वहाँ पे आमिर महबूब साहब जो मुकाबला देखने में आ रहा है वो मुस्लिम लीग नवाज और चौधरी आमिर यासीन के माबैन नज़र आ रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जब इंतखाबात नहीं हुए थे तो यही ख्याल किया जा रहा था कि मुकाबले में PTI डेफिनेट मुकाबले में PTI थी है, और शायद उस वक्त तक रहेगी जब तक वफाक में या आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। दूसरी ये बात है कि ज़िमनी इंतखाबात में एक लोगों का टेंड होता है कि वो आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में कि वो हुकूमतों की तरफ लोगों का रुझान होता है अपने काम काज के लिए। एक बात जो है वो बहुत क्रेडिट है क़याम न्याज़ी साहब की हुकूमत को कि इन्होंने उस तरह का इलेक्शन नहीं लड़ा। आपको याद होगा कि मीरपुर का बल्दियाती इलेक्शन जब बैसर सुल्तान महमूद चौधरी ने अपनी निशस्त छोड़ के तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की थी, तो चौधरी मजीद साहब ने पूरा इलेक्शन जो है वो उधर बैठ के लड़ा। 40 रोज मीरपुर में आपको याद होगा कि वो स्टाफ कॉलोनी में पूरी काबीना के साथ, और सूरत यार हाइप ये थी कि जब स्टाफ कॉलोनी में हो गए तो स्टाफ कॉलोनी के लोगों ने मुतालबा किया कि ये जो घर जिनमें हम रह रहे हैं सरकारी रिहाइशों में, ये हमें अलॉट किए जाए। उन्होंने कहा हो गई, और जब वो इलेक्शन होता था उन्होंने कहा जी हमें कोऑर्डिनेटर बनाना है, उन्होंने कहा जी हो गए, किसी ने कहा जी मैंने ये बनना है, उन्होंने तकर्रियों के नोटिफिकेशन तक पहले दे दिए।
और याद है आपको कि बड़ी हाइप के साथ करोड़ों रुपए का इल्जाम लगा था कि जो अशरफ साहब और वो इलेक्शन लड़ा था। तो इस तरह की सूरत हाल इस बार मीरपुर में इलेक्शन में नहीं है। इवन बैसल सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो खुद एक कोई 15-20 दिन बाद कल एक आध रोजा दौरे पे गए जिसमें बार कौंसिल से खिताब किया और कुछ लोगों से मुलाकातें की। उन्होंने भी प्रैक्टिकली अपने साहबजादे के कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया। ये एक अच्छा ट्रेंड था। बाकी जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के चढ़ोई में जाने से असर और सूख या उसका फायदा हो सकता था। जो सरदार तनवीर इलियास साहब के चढ़ोई जाने से उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि आज़ाद कश्मीर में 3 तरह के जाट हैं। खास तौर पे चढ़ोई में वो कहते हैं लोकल और नॉन लोकल बसनीक हैं और महाजर जाट हैं। जो यासीन साहब के ऊपर ये इल्जाम होता है या कहा जाता है कि वो महाजर जाट हैं। इसी तरह जो है वो आज़ाद कश्मीर के बसनीक जाट हैं। एक तीसरी टर्मिनोलॉजी जो मीरपुर डिवीजन में जाटों के हवाले से पाई जाती है वो चोई नूर सैनी जाट है। अब चोई नूर सैनी जाट का मतलब यह है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद के वालिद के नाम पे जिन्हें ये कहा जाता है कि वो चोई नूर सैन के चाहने वाले हैं। तो चढ़ोई, सैंसा, कोटली शहर और मीरपुर जिले के बाद वो वाहिद 4 तहसीलें हैं या 3 तहसीलें हैं जहाँ पे ये कहा जा सकता है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की वालिद की निस्बत से लोग अपने आप को फखरिया चोई नूर सैन जाट कहते हैं। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद अगर उस हल्के में कैंपेन करें तो शायद उसके बेहतर असरात होते। तनवीर इलियास साहब का उधर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। और अगर क्योंकि लोगों के ज़हन में एक बात ये भी है कि शायद तनवीर इलियास साहब ने बहुत बड़े फंड्स खर्च करके बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की राह में रुकावट बने और वज़ीर आज़म नहीं बन सके। इसका रिएक्शन भी हो सकता है और इस बात का फायदा भी जो है वो जा सकता है चौधरी यासीन साहब को, क्योंकि जो शौकत फरीद हैं उन्हें चौधरी नूर सैन साहब ने इजाद भी किया था और उंगली पकड़ के सियासत में लाए थे चौधरी यासीन साहब के खिलाफ। तो वो उधर जो भी जितने भी लोग थे वो शौकत फरीद साहब समेत जो है वो चौधरी नूर सैन साहब के हल्का असर के लोग थे। अच्छा आमिर महबूब साहब, ये बताइएगा कि बलदियाती इंतखाबात बड़ा अहम मामला है। आज़ाद कश्मीर की यूथ खासे अरसे से चाहती है कि वो भी आगे आएँ। अब एक तबका है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वही चाहता है, वही सियासी क्लब बार बार आगे आए, उन्हीं के ख़ानदान के लोग आगे आएँ। नया कोई सफेदपोश शख्स आगे नहीं आ सकता। इलेक्शन ऑलरेडी इतना महंगा कर दिया गया असेंबली का। बलदियाती इंतखाबात में माजी में भी आपको याद होगा चौधरी अब्दुल मजीद की गवर्नमेंट देखें, फारूक हैदर खान की देखें या सरदार अतीक अहमद खान साहब की देखें, सरदार सिकंदर याद खान साहब की देखें, तो ये कमेटियाँ, ये फैसले इस हुकूमत ने कहा था कि मंशूर में है, आप मंशूर निकाल के देख लें कि हुकूमत के 3 माह बनने के 3 माह के अंदर अंदर इंतखाबात करवा देंगे। अब ये भी कमेटी ले आए हैं, इसमें क्या देखते हैं आप? बिलाल साहब, एक बात तो बड़ी ही क्लियर कट है कि आज़ाद कश्मीर में एक साजिश के तहत, एक मंसूबे के तहत ग्रास रूट लेवल पे ना इख्तियारात मुंतकिल करने दिए गए, ना आज़ाद कश्मीर में नई लीडरशिप उभरने दी गई। नई लीडरशिप के जो असरात हैं वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर की माशी हालत पे अच्छे नहीं पड़ते, आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की पे अच्छे नहीं पड़ते, बल्कि आज़ाद कश्मीर में सियासी कारकुन जो है वो गुज़श्ता 30 साल से पैदा नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से तहरीक आज़ादी कश्मीर बहुत मुतासर हुई। और हमारी जो तवाना आवाज़ है, तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन जिनके हाथ में अगर तहरीक आज़ादी कश्मीर होती तो ये तासर दुनिया में भारत का ये प्रोपगंडा ख़त्म हो जाता जो अस्करियत वाला था, या वो जो भारत ने जो है हमारी एक जेन्युइन तहरीक को दहशतगर्दी से मंसूब करने की कोशिश की। तो बेसिकली जो है वो सियासी कारकुनों का फुकदान जो है, उनका नापैद होना जो है वो हमारे माशरे के ऊपर, हमारी कश्मीर की सियासत के ऊपर और आलमी मंजरनामे के ऊपर उसके बहुत गहरे असरात मुरतब हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ बड़ी बदकिस्मती है। और अगर सब लोगों ने वादे किए, माजी में फारूक हैदर साहब ने, देखे फारूक हैदर साहब ने अगर वादा पूरा नहीं किया तो वो किस अंजाम को पहुंचे ये देखें। वो जो है वो 40 सीटें लेके आए थे और 6 सीटें लेके गए हैं। इसी तरह सरदार अतीक साहब ने वादा पूरा नहीं किया तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज एक नशिस्त के ऊपर है। और जब चौधरी मजीद साहब ने वो अपना वादा नहीं पूरा किया गया था तो वो भी 35 से 3 पे आए थे। तो आप ये देखें कि जो लोग अपने वादे नहीं पूरे करते उनका अंजाम क्या होता है। तहरीक इंसाफ का अंजाम जो है हम इससे मुख्तलिफ तो शायद नहीं देख रहे वादे पूरे करके भी आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि कल्चर ये भी है जिसकी वफाक में हुकूमत होगी उसकी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत होगी और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत होगी। लेकिन उसके बावजूद अगर तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत और पार्टी प्रेसिडेंट जो थे उस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उसके बाद जो वज़ीर आज़म बने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, अब जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, सब ये तीनों लोग एक पेज के ऊपर ये कमिटमेंट की हुई है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कमिटमेंट की है। 2 चीज़ों के ऊपर अगर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक बलदियाती इंतखाबात के ऊपर और दूसरा जो है वो इंसाफ के ऊपर, तो आप यकीन मानिए कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो निशान इबरत बन जाएगी मुस्तकबिल के लिए।
ठीक है, अब तीसरे सवाल की तरफ आता हूँ। आमिर महबूब साहब, सरदार तनवीर इलियास के साथ वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई, सारे आपके भी लम्हे हैं, प्राइम मिनिस्टर वहाँ खुद चल कर गए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की डायरेक्शन पे। अब यह कहा जा रहा है कि ठीक है वो लोग वापस आने के लिए तैयार हैं, 2 कैबिनेट मीटिंग्स में उन्होंने शिरकत नहीं की, अब वो बैठेंगे कैबिनेट मीटिंग में भी अपने ग्रुप के साथ। जो पहले महकमा था, जो बड़ी कच्ची सी लिस्टें जिन्हें कहा जाता है, उसमें इंडस्ट्रीज सनत और हरफत का जो महकमा है वो सरदार तनवीर इलियास को अलाट किया गया था। बाद में वो महकमा चौधरी मकबूल गुजर को दे दिया गया, ब्रीफिंग हो चुकी हैं, उन्होंने चार्ज ले लिया, अब महकमे के ऊपर काम शुरू किया। तो अब ये कहा जा रहा है कि वो महकमा दोबारा से अब सरदार तनवीर इलियास को देने के लिए आमादा कर लिया गया है, वो रजामंद हो गए हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? क्या एक वजारत लेके? तो ये बात है कि जी देखिए, आप तनवीर इलियास साहब के स्टेचर को शायद कम समझ रहे हैं। तनवीर इलियास साहब जो हैं, एक तो वो एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं। वो सिर्फ अकेले नहीं है कि वजारत इंडस्ट्री लेंगे तो वो चलते फिरेंगे और लोग उन्हें छोड़ देंगे या वो क्रेडिबल शख्स रहेंगे, ऐसी सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। उनके साथ अकबर इब्राहिम साहब थे, उनके साथ अली शान सोनी साहब थे, उनके साथ मीर अकबर साहब थे, उनके साथ मोहतरमा तदीस गिलानी साहिबा थी, इसी तरह उनके साथ चौधरी अली शान सोनी साहब थे, शाहिदा सगीर हैं। तो अभी अली शान साहब और शाहिदा सगीर साहब वगैरह उनकी चची हैं। तो ये सारे लोग जो हैं उनके लिए वो क्या करते हैं? अगर तो तनवीर इलियास साहब सिर्फ कोई एक वजारत सनत होना ना होना, वो भी किसी वजारत है। असल में इशू था तनवीर इलियास साहब की वजारत दाखिला का। वो वजारत दाखिला नहीं जो आम वजारत दाखिला है जिसमें DHP आपके इख्तियार में होता है, वो वजारत दाखिला जिसमें आपके शक्ति दाखिला होते हैं, जो चीफ सेक्रेटरी कश्मीर है और उनके जरिए आज़ाद कश्मीर होते हैं, वो वजारत दाखिला तनवीर इलियास साहब का मुतालबा था। और अब जब से तनवीर इलियास साहब पार्टी प्रेसिडेंट बनने हैं तो इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। और ये जो एक ख्याल किया जा रहा था कि ये दुनिया के वाहिद पार्टी प्रेसिडेंट हैं जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ ग्रुप बना के बैठे हुए हैं और अपनी वज़ीर-ए-आज़म को नाकाम करने के लिए कोशिशों काविशों में मसरूफ हैं। तो मेरे ख्याल में तनवीर इलियास साहब के ऊपर बहुत प्रेशर था और उन्हें जो है वो किया जा रहा था। और जो मुस्लिम तहरीक इंसाफ के हैंडलर थे और जो तहरीक इंसाफ को चलाने वाले लोग थे, उनको या जो गारंटर थे उस वक्त के तनवीर इलियास साहब की भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के बदले में उन्हें वज़ीरात उज़्मा दी जाएगी या बहुत ज्यादा बाइज़्ज़त रखा जाएगा। तो आखिर में उन्हें जो है एक लगेज वाली जो है वो सियासी जमात दे दी गई, जिसके हजारों नहीं लाखों कारकुन जो हैं उसके वो एडजस्टमेंटों की तलाश में हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, जो आज़ाद कश्मीर में एक मुस्तकबल का सुहाना ख्वाब लेके आए थे तहरीक इंसाफ को जगाने के लिए, वो पार्टी उसके जो सारे लोग हैं वो हवाले कर दिए गए हैं तनवीर इलियास साहब। तनवीर इलियास साहब का इशू ये है कि वो आज़ाद कश्मीर में पार्टी को लीड ही नहीं कर रहे, जहाँ पे जिस तरह उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है काबीना के अंदर, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के अंदर भी वो एक ग्रुप के लीडर हैं, मखसूस उसके लीडर हैं। आप ये देखें ना कि अभी तक आज 6 तारीख हो गई है, तनवीर इलियास साहब मीरपुर में ज़िमनी इलेक्शन में उस हल्के का दौरा नहीं कर सके, कार्नर मीटिंग नहीं कर सके। तो ये उनके लिए जो है वो एक चैलेंज है कि आया वो मखसूस इलाके में रहेंगे या मखसूस बरादरी में रहेंगे या मखसूस लोगों के लीडर रहेंगे या तहरीक इंसाफ के लीडर होंगे। दूसरी ये बात है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, क्योंकि वो भी तंग हो गए हैं, बार बार ये जो शिकायत आ रही हैं कि एक पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पार्टी के खिलाफ साजिश में मतलब वैसे और उसमें ग्रुप बनाया हुआ है। दूसरी ये बात है कि जिसने ग्रुप बनाया हुआ है अपनी पार्टी के खिलाफ, उसे आगे जो है वो हमायत हासिल है तहरीक इंसाफ के मरकजी जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं सैफुल्लाह नियाजी साहब, वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर हैं अली मीन गंडापुर साहब और कुछ और दीगर कुव्वतों की। तो ये एक बहुत नामुनासिब तासर है इमरान खान के लिए कि उनकी पार्टी की हार्ड कोर जो है वो अपने आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान की चॉइस है उसके खिलाफ बरसरे बेकार हैं और अपनी पार्टी में एक मखसूस ग्रुप को कैरी कर रहे हैं। पार्टी प्रेसिडेंट उस ग्रुप को कैरी कर रहा है और उसकी सरपरस्ती जो है वफाकी वजीर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरकजी पार्टी के कर रहे हैं। तो ये बहुत ही डिजास्टर वाली सूरत हाल है जिसका इमरान खान ने नोटिस लिया और ख्याल ये किया जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में तनवीर इलियास साहब के साथ कोई विन विन पोजीशन क्रिएट करके उन्हें राजी कर लिया जाएगा, वरना तो 15-20 दिन बाद ये सूरत हाल हो जाएगी। अगर इन्होंने स्टैंड किया तो तनवीर इलियास साहब खुद चले जाएंगे कि जी मुझे राजी करें, ऐसी सूरत हाल की तरफ चलते जाएंगे। इतनी देर तक तो कोई अफोर्ड नहीं ना कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आमिर महबूब साहब जी। ये थे आमिर महबूब साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी।
आज़ाद कश्मीर के अंदर अब इंतखाबात इन दिनों चल रहे हैं और 10 अक्टूबर इंतहाई अहम है। एक नशिस्त PTI जो इलेक्शन की कैंपेन है उस पर कमज़ोर नज़र आ रही है, एक पे मुकाबले की फ़िज़ा बनी हुई है और माहौल बना हुआ PTI के हक़ में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।